दोस्तों, अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं और आप सर्वे फार्म के ऊपर काम करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आप सर्वे फार्म पर काम करना चाहते हैं तो आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे में अगर आप सर्वे फार्म पर काम करना चाहते हैं तो आपको जगह का चुनाव कैसे करना चाहिए। दूसरा चीज़ यह कि अगर आप सर्वे फार्म पर काम करना चाहते हैं तो आपको समय का चुनाव कैसे करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस जानकारी को शुरू करें, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल रितेश एलआईसी एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपके समय को नुकसान किए बगैर इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करते हैं। यदि आप सर्वे फार्म पर काम करने का निर्णय ले लेते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यह होना चाहिए कि क्या मुझे वास्तव में सर्वे फार्म पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर आपके पास सही दिशा और स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप एलआईसी के सर्वे फार्म पर काम करने का फैसला लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक, यानी जिस डेट में एलआईसी अपनी क्लोजिंग करेगी, फाइनेंशियल क्लोजिंग करेगी, उस डेट तक आपका लक्ष्य क्या है। आप अपने बीमा कारोबार में किस तरह की सफलता पाना चाहते हैं। अब दूसरी बात आपको यह सोचनी चाहिए कि आपने जो भी लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आपके पास उतने प्रॉस्पेक्ट हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दें। अगर आप इस चीज़ से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आपके पास इतने प्रॉस्पेक्ट हैं कि आपने जो भी लक्ष्य लिया हुआ है उस लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं, तो फिर मेरा कहना यह होगा कि आप सर्वे फार्म पर काम करके अपना समय बर्बाद न करें। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि आपकी जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है वह आपको आपके जो इच्छित लक्ष्य हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाएगी, तब मेरा सुझाव यह होगा कि आपको सर्वे फार्म के लिए विचार जरूर करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका जो लक्ष्य है वह डीएम क्लब मेंबर है, जिडहम क्लब मेंबर है, सीएम क्लब मेंबर है, या फिर आप कारपोरेट क्लब के सदस्य बनना चाहते हैं, या फिर आप एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी जैसे लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, यानी जिसके लिए आपको बड़े बीमे या फिर नंबर ऑफ क्लाइंट्स की संख्या आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आपके लक्ष्य ऐसे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास प्रॉस्पेक्ट की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके पास जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है उसमें उतने लोग हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, तब फिर सर्वे फार्म के ऊपर विचार करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सर्वे फार्म के लिए विचार करना चाहिए। अब अगर आपने यह तय कर लिया है कि आपको सर्वे फार्म के लिए काम करना है तो फिर आपको खुद से दूसरा सवाल पूछना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आपको यह काम कब और कितने समय तक करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बिना अगर इस रणनीति के आप निकलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप लंबी उछाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना इसको सोचे अगर आप काम शुरू करेंगे तो जो लंबी उछाल कम मेहनत में जो आपको बड़ी सफलता मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों, अलग अलग जो एलआईसी के अभिकर्ता हैं इनकी परिस्थिति, इनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। कुछ ऐसे अभिकर्ता होंगे जो कि अभी बिल्कुल न्यू बर्न एजेंट हैं, कुछ ऐसे अभिकर्ता होंगे जिनके पास की एक लंबा अनुभव है। लेकिन इन दोनों ही परिस्थितियों में एक चीज़ें सामान्य हो सकती हैं, वह यह कि आप यह निर्णय न कर पा रहे हों कि आज अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो हम बीमे की बात किससे करेंगे। कुल मिलाकर प्रॉस्पेक्ट की कमी है। तो यदि आपके पास प्रॉस्पेक्ट की बहुत अधिक कमी है, ऐसी कंडीशन में मेरा सुझाव आपके लिए यह होगा कि शुरुआत में हर महीने 7 से 10 दिन का समय आपको निकालना चाहिए, कम से कम 7 से 10 दिन। और यह जो 7 से 10 दिन का समय होगा यह आपको रेगुलर रखना है। ऐसा नहीं
कि आज की डेट में आप सर्वे के लिए निकलते हैं, कल नहीं जाते हैं। बीच में आपको गैप नहीं करना है। रेगुलर 7 से 10 दिन तक आपको फील्ड में सिर्फ और सिर्फ सर्वे के लिए जाना है। अब जब आप दिन भर सर्वे कर लेते हैं तो आपने जितने भी लोगों का सर्वे किया हुआ है, जब शाम को आप वापस अपने घर लौटते हैं तो उसके डाटा को आप निकालिए और उन डाटा का विश्लेषण कीजिए। आप यह छांटिए कि उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनसे अगर आप शुरुआती दौर में बीमे की अगर आप बात करते हैं तो बीमा क्लोज होने की संभावना है। दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान देना है कि जब आप सर्वे करने के लिए जाएंगे तो फील्ड में बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो रेफरल दे सकते हैं, यानी जिनकी मदद से आप उनके दोस्तों का, उनके मित्रों का बीमा कर सकते हैं। तो ऐसे नामों को आपको छांटकर अलग अलग करते रहना है। जब यह 7 से 10 दिन का समय समाप्त हो जाता है तो यह जो प्रतिदिन आपने लिस्ट निकाली हुई है, आपको अब इसके ऊपर काम करना है। देखिए, जब आप सर्वे करने के लिए जाएंगे तो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि यह पूछा जाता है क्या आपको अपने बिटिया की शादी के लिए पैसों का प्रबंध करना है, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए प्रबंध करना है, तो वह जो डेटा मिला हुआ है उस आधार पर आपको प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको डायरेक्ट क्लाइंट से संपर्क करना चाहिए। अब देखिए, अब मैं दूसरी परिस्थिति आपके सामने रखता हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसे एजेंट हैं जिसके पास वर्तमान में प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है, यानी आपके पास ऐसी कमी नहीं है कि आप किससे मिलने जाएं, यह समस्या आपके पास नहीं है। हाँ, यह आप महसूस करते हैं कि आपके पास इतने क्लाइंट नहीं हैं कि आपका जो लक्ष्य आपने तय किया हुआ है उस लक्ष्य को आप पार कर सकें। यानी आपको यह डर है कि एक सीमित समय के बाद आपके प्रॉस्पेक्ट समाप्त हो जाएंगे और फिर यह समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सावधानी यह बरतनी है कि आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि आपके पास जितने भी प्रॉस्पेक्ट हैं पहले आप सबसे मिल लें, सबको आप पॉलिसी समझा दें, आप उसमें से बीमा कर लें, उसके बाद तब आप सर्वे फॉर्म पर काम करें। अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य आपका संकट में पड़ सकता है। तो इसके लिए मेरा सुझाव यह होगा कि आपको जो मैंने अभी बताया ना कि 7 से 10 दिन रेगुलर वर्क करना है, आपको इस तरीके को नहीं अपनाना चाहिए। और देखिए, यह जो मैं अपने अनुभव आपको बता रहा हूं, यह टेस्टेड अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। तो यदि आप इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसका बेहतर लाभ आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि हर महीने में 2 से 3 दिन आप छांट लीजिए। 2 से 3 दिन का मतलब यह हो सकता है 5, 15, 25, यानी हर महीने की 5 तारीख को, 15 तारीख को, 25 तारीख को, यानी इक्वल गैप में आप 2 से 3 दिन का समय आप छांटिए। और 2 से 3 दिन ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन सर्वे करना है, यह गलत फैसला होगा। आप एक निश्चित समय तय कर लीजिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, आप यही टाइम रखिए। और आप जो भी दिन और जो भी समय आप तय करते हैं, इस समय पर आपको सर्वे के लिए निकलना चाहिए। और जब आप सर्वे के लिए निकलते हैं, चाहे आप किसी भी पद्धति से निकलते हों, आप 7 दिन, 10 दिन वाला टारगेट लेते हों या महीने के 2 से 3 दिन वाला टारगेट लेते हों, आपको पूरी ईमानदारी के साथ सर्वे करना है। और हर सर्वे में आपको यह कोशिश करनी है कि आपने जो पिछला सर्वे किया हुआ था, अगला सर्वे उससे बेहतर होना चाहिए। हर सर्वे के बाद आपको 10 मिनट बैठकर यह जरूर सोचना चाहिए कि हम जब सर्वे करने गए हुए थे तो उसमें हमने कमी कहाँ की, हमने अच्छा क्या बोला। तो जो आपने अच्छा किया है उसको और बेहतर कैसे करें, इसका प्रयास करें। जो आपने कमी की, अगली विजिट जब आप जाएंगे, अगले सर्वे में जब आप जाएंगे तो वह गलती की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, उसको आप दोहराएंगे नहीं, आप इसका पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। और यह तभी संभव होगा जब हर सर्वे के बाद आप 5 से 10 मिनट निकालें और आप यह विचार करें कि आपने गलती कहाँ की, आपने कमी कहाँ की। उम्मीद करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन है, उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यदि आप सर्वे फॉर्म पर काम करने का निर्णय लेते हैं तो फिर आपको अपने आप से यह जरूर पूछना चाहिए कि हमें काम करना कहाँ है, हम कहाँ पर जाएं, किस क्षेत्र में जाएं, किस क्षेत्र में हम काम करना शुरू करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपकी सफलता का आधार बनेगा। मान लीजिए कि एक एजेंट है,
वह एजेंट कितना भी कुशल अभिकर्ता क्यों न हो, कितना भी कुशल एजेंट क्यों न हो, उसकी जो सफलता है बहुत अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस क्षेत्र में काम कर रहा है, किस तरह के लोगों को बीमा की पॉलिसी समझा रहा है। अच्छा, एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिए आपको इंडोमेंट पॉलिसी या जीवन आनंद पॉलिसी, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, जो भी पॉलिसी आपको पसंद है, आपको अगर यह पॉलिसी प्रेजेंट करना हो और सपोज दैट कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी महीने की आय 10,000 रुपये या 15,000 रुपये है, तो यह पॉलिसी समझाने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैं सिर्फ पॉलिसी समझाने की बात कर रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा? वही पॉलिसी आप किसी फर्म के मालिक को समझाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसका आउटपुट पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, शुरुआती दौर में अगर सिर्फ मैं विश्लेषण की बात करूं और मैं आपसे यह पूछूं कि एक एजेंट है जो जाता है एक सब्जी वाले का बीमा करने के लिए, एक ठेले वाले का बीमा करने के लिए, एक मोची का बीमा करने के लिए, और एक एजेंट जाता है किसी फैक्ट्री के मालिक का बीमा करने के लिए, किसी कंपनी के जनरल मैनेजर का बीमा करने के लिए जाता है, तो दोनों को अगर सिर्फ पॉलिसी समझाना हो तो दोनों का समय कितना लगेगा? मुझे लगता है कि लगभग इक्वल लगेगा। हाँ, यहां पर चुनौतियां अलग अलग हो सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी आय कम है, तो वहां पर आपकी चुनौती यह हो सकती है कि जब आप पॉलिसी समझा लें, समझाने के बाद उस व्यक्ति को आपके द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रीमियम जमा करने के लिए पैसा नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी कारपोरेट सेक्टर के व्यक्ति से मिलते हैं, किसी उद्योगपति से मिलते हैं, किसी कंपनी के जनरल मैनेजर से मिलते हैं और आप उसको पॉलिसी बताते हैं, तो आप सोच कर देखिए, वहां पर चुनौती आपके लिए यह हो सकती है कि हमको पॉलिसी का प्रेजेंटेशन सही ढंग से पेश करना है। वहां पर पैसे की चुनौती नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आपको जब क्षेत्र का चयन करना हो तो आप ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहां के रहने वाले लोग इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी समृद्ध हों। जब ऐसी जगह पर आप सर्वे करना शुरू करेंगे, कैन बी पॉसिबल, शुरुआती दौर में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं। यही वजह है कि मैंने पिछली वीडियो देखी, अभी मैं सर्वे फार्म के ऊपर ही वीडियो बना रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है जिसमें कि जीवन बीमा कारोबार में सफल होने के 9 तरीके बताए हैं, उस वीडियो को बनाने के पीछे यही कारण है कि आप अगर उन नियमों को पालन करते हैं तो जो लोग आपसे जुड़ेंगे, अगर आप कारपोरेट सेक्टर के लोगों से मिलना शुरू करेंगे तो वो जो नियम हैं, वो नियम अगर आप इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो यकीन मानकर चलें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कम आय वाले व्यक्तियों से हो सकता है कि आपको बातचीत करने में थोड़ी सी कंफर्ट महसूस होती हो। अगर आप कारपोरेट सेक्टर में काम करने की सोच रहे हैं तो आप हो सकता है कि अंदर से अनकंफर्ट महसूस करें। लेकिन एक चीज़ मान कर चलिए, यहाँ पर अगर आप 100 बीमा करेंगे और वहाँ पर सिर्फ एक बीमा कर लेंगे तो मुझे लगता है कि यह एक बीमा भी 100 बीमे से ज़्यादा भारी होगा। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर आप सर्वे फार्म पर काम करने का निर्णय लेते हैं तो आपको कैसा क्षेत्र चुनना चाहिए, कमेंट करके बताइए ना। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब आप इस तरह की जानकारी को दूसरों को शेयर करते हैं तो इसका लाभ आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी मिल जाता है। और जब आप इस तरह से हमारा सपोर्ट करते हैं तो यह हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय है, मैं आपकी राय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल के लिए, हमारी वीडियो के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे यह वादा करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम जी।